as we have completed our first unit of economics growth, so in this video we are going to cover unit 2. और अगर आप, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप ये वीडियोस मेरी देख लोगे जो बहुत शॉर्ट रहने वाली हैं, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको पेपर कैसे फ्रेम करना है. और ये जो मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ आप उस पर फोकस कर लोगे तो एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ के साथ आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से वर्ड्स आपको वहाँ पे लिख के आने हैं. ठीक है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ द आंसर जो है इंक्रीज होगी. तो यूनिट 2 में हमारा है सोलो मॉडल. सोलो मॉडल का यहाँ पे क्या है, विद इन डेवलप द विद इन फ्रेमवर्क ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये जो सोलो मॉडल था, ये इसने जो मॉडल दिया था ना, ये तब दिया था जब हमारा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा था, जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा है. ठीक है, इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स कन्वर्ज टू स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम. इसका मेन मोटिव क्या होता है कि लॉन्ग रन में ये जो क्या कहता है, मतलब ये कहता है कि भैया लॉन्ग रन में ना, लॉन्ग रन की इकोनॉमिक्स में आपके जो भी हमारी स्टेज होती है ना, वो हमारी स्टेज होती है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की. ठीक है, उसके बाद इसके कोई एजम्पशंस भी थे. एजम्पशंस क्या हैं वो आप देख लीजिए. सेविंग्स जितनी भी होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट. ओके जी. एल एंड के आप समझ रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, एल एंड के आर द सब्सटीट्यूट टू ईच अदर. होता नहीं है बट एजम्पशन मानी हुई है तो हमें देखनी है. फोर्थ आ जाता है कैपिटल डेप्रिशिएट्स एट द कांस्टेंट रेट. जो कैपिटल होगा वो जब डेप्रिशिएट होगा वो कांस्टेंट रेट से होगा. पॉपुलेशन ग्रोथ एट द कांस्टेंट रेट. मोस्टली आप अगर आप देखोगे सब कुछ कांस्टेंट रेट पे चल रहा है. चलो जी. फिफ्थ आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू आर इंडिविजुअल आउटपुट्स. जो भी हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे हमारे इंडिविजुअल आउटपुट्स की. सिक्स्थ आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेवल, मतलब पूरी एम्प्लॉयमेंट होगी. सेवन्थ हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल. ठीक है, और एट्थ आ गया नो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगी, टेक्नोलॉजिकल भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब मोस्टली सब कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है, अब ये एक ग्राफ आ जाता है. इसमें 3 आपको चीज़ें दिखानी होती हैं. पहली, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली, ये आपकी होती है प्रोडक्शन कर्व. ये जो आप तो सीधी एकदम देख रहे हैं वो होती है डेप्रिसिएशन कर्व. ये जो आप बीच में देख रहे हैं, जो आप डेप्रिसिएशन कर्व को उसको कट करके जा रही है, ये है इन्वेस्टमेंट कर्व. ठीक है, अब आप देखोगे डेप्रिसिएशन कर्व जो सीधी जा रही है, भैया उसने एजम्पशन में बोला था कि कैपिटल डेप्रिशिएट्स एट द कांस्टेंट रेट. कांस्टेंट रेट है तो ये एकदम आपको वो दिख रही है. ठीक है, सीधी दिख रही है. अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा समझो. यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं आउटपुट पर वर्कर. यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कैपिटल पर वर्कर. एक तरीके से हम दिखाना चाह रहे हैं कि भैया आउटपुट जो है वो पर वर्कर कितना जनरेट हो रहा है और कैपिटल उसके लिए कितनी पर वर्कर लग रही है. ठीक है, अब जो स्टेडी स्टेट है, दिस इज व्हेन द डेप्रिसिएशन कर्व कट्स टू द इन्वेस्टमेंट कर्व. ये जो यहाँ इक्विलिब्रियम है ना, दिस नोन एज स्टेडी स्टेट. ठीक है, अब आ जाओ, वही चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही है प्रोडक्शन कर्व इंक्रीजिंग विद द डिमिनिशिंग रेट. आप देख सकते हो दिस इज इंक्रीजिंग बट विद द डिमिनिशिंग रेट. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है, आपको पता ही डिमिनिशिंग रेट. डेप्रिसिएशन इज द डायरेक्ट एंड द पॉजिटिव रिलेट्स टू द कैपिटल राइजेस. सीधा फंडा है भैया, जैसे जैसे आपके कैपिटल इंक्रीज होंगे, यहाँ पे आपकी कैपिटल्स है ना, ऐसा ऐसा आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन उसका उतना बढ़ेगा ना. एक मशीनरी में अगर आप 100 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो 2 मशीनरी में आप 200 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो ना. तो वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तीसरा है इन्वेस्टमेंट कर्व. इन्वेस्टमेंट कर्व है व्हाट वी सेव दैट लीड इन द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कर्व कहता है कि भैया जो तुम बचाओगे ना वो सब आपकी इन्वेस्टमेंट में लगेगी. अब ये इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं हम. सब कुछ असम्पशंस का, पैराग्राफ का जो उसने बोला है, सबके इम्प्लीकेशंस हम एक बार समझ लेते हैं. अब आ जाते हैं इम्प्लीकेशंस. व्हेन द इन्वेस्टमेंट कर्व इज ग्रेटर देन द डेप्रिसिएशन विल लीड द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल. अब समझो, सीधी सी बात है. आपका इन्वेस्टमेंट कर्व जो है, ये वाला एरिया बता रही हूँ आपको, इन दोनों के बीच का गैप. ठीक है, इसको देखो, आपका इन्वेस्टमेंट कर्व ज़्यादा है और आपका डेप्रिसिएशन कर्व उससे नीचे है. आपको क्या फील होगा कि चलो भाई अभी भी स्कोप है, मैं अपने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ, मेरे को और आउटपुट मिलेगा
ये आपको मोटिवेशन इंक्रीज़ करेगा कि चलो भाई करता हूँ, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट तो मेरे को अभी बियर नहीं ज़्यादा करनी पड़ रही, तो आप इसको बढ़ाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई यहाँ पर। तो होगा आप क्या करोगे, आप ग्रोथ ऑफ द कैपिटल करोगे, ठीक है। जब आपका डेप्रिसिएशन कर्व ज़्यादा हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे रह जाएगा, मतलब दिस केस, तब आप क्या करोगे, क्योंकि देखो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाइज वर्सा, तब आप क्या करोगे, तब आप अपने कैपिटल कम करोगे, तब आपके ना मोटिवेशन नहीं होगी कि मैं और खरीदूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी खर्चा ही आ जाएगा, बढ़ जाएगा डेप्रिसिएशन वाला। समझ गए, सिंपल सी है, साइकोलॉजिकल कहते लॉजिक है और प्रूवन है, होता ही है, ठीक है। बट व्हेन द इन्वेस्टमेंट कर्व एंड द डेप्रिसिएशन कर्व इक्वल होगा, तब वहाँ पे जाके आके रुक जाओगे कि भैया इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना, आप इस पॉइंट में आके रुक जाओगे। हाँ भाई सही मिल रहे पैसे, अगर इतने आ रहे हैं तो ज़्यादा किया घाटे में चले जाऊँगा, कम किया तो मेरा मन करेगा बढ़ाने का, इससे अच्छा है इसी पॉइंट में रहो। समझ गए। तो क्या है, हम कह सकते हैं व्हेन द इन्वेस्टमेंट कर्व इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन नोन एज स्टेडी स्टेट, ऑल द इन्वेस्टमेंट यूज टू मेंटेन द डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है भैया, हाँ सारा जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना, वो हम सिर्फ और सिर्फ हम डेप्रिसिएशन का मेंटेनेंस में लगा रहे हैं। अब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्दर कैपिटल को एम्प्लॉय करने में नहीं लगा रहे हैं। समझ गए, बहुत अच्छी सी चीज़ थी ये। इकोनॉमी इज़ ऑलवेज एंड अप एट एसएस, ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, एसएस मीन्स यहाँ पे स्टडी स्टेट है, आपकी इकोनॉमी यहाँ पर आके एंड हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आता है नो ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म, ग्रोथ नहीं आप करते हैं लंबे समय में। अलॉन्ग विद दिस कन्वर्जेंस पाथ अ पुअर कंट्री विल ग्रो फास्टर। उसने अब एक चीज़ बता रहा है कि अगर हम इस पाथ को देखेंगे ना, तो उस हिसाब से आपकी जो पुअर कंट्री है ना, वो ग्रो ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसकी स्टडी स्टेट, उसकी इन्वेस्टमेंट कर्व, डेप्रिसिएशन कर्व सब कुछ डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से अगर हमने जो देखा है कि जो पुअर कंट्री होगी वो ग्रो ज़्यादा करेगी रेदर देन द जो न्यू, या कहते हम बोल सकते हैं अमीर जो कंपनी होगी, ठीक है, रिच कंट्री जो होगी वो। तो अब यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए, जो हमारी पुअर कंट्री होगी वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी एज़ कम्पेयर टू द रिच कंट्री। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए जर्मनी और यूएस का आप लिख सकते हो। जर्मनी कहते हैं डेवलप्ड फास्टर देन दी यूएस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जबकि यूएस के पास प्रॉपर रिसोर्सेज थे, ठीक है। एक और है डिफरेंट सेविंग स्टेजेस विल लीड द डिफरेंट स्टडी स्टेट्स, जैसे जैसे सेविंग स्टेजेस होंगी वैसे वैसे डिफरेंट स्टडी स्टेट्स होंगे। समझ गए, चलो जी, अच्छे से समझ लगता है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्टडी स्टेट। क्या क्या है, ऊपर हम सारा पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर आ जाता है सेविंग रेट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द डेप्रिसिएशन रेट। ये हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, ये हमें यही बताते हैं कि हमारा स्टडी स्टेट कैसा होने वाला है। ईजी, चलो ये टॉपिक मेन है इसमें। उसके बाद आ जाता है एक और, उसका भाई मान लो, गोल्डन रूल ऑफ द स्टडी रेट, ठीक है, गोल्डन रूल स्टडी स्टेट। ये मतलब एक तरीके से एक्सपेंशन ऑफ दैट, जो पुरानी थ्योरी थी उसकी एक एक्सपेंशन कह सकते हैं, एक्सपेंशन वर्जन है। इसमें क्या होता है, हायर सेविंग्स इज़ नॉट ऑलवेज गुड थिंग, मतलब जितना आप सेविंग करोगे ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा है, वो ये कहता है। एम शुड बी एट द कंज्यूम मोर, उसने बोले कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए। टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड्स, भाई स्टैंडर्ड्स आपके लाइफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप होंगे ना, अगर आप कंज्यूम अच्छा करोगे तो लाइफ फूड कहते हैं आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया होगी ना, इसलिए। इकोनॉमी सेव ऑल इनकम देन द ज़ीरो कंजम्पशन, अगर एक इकोनॉमी में सारी की सारी इनकम ही आप सेव कर लेते हैं और ज़ीरो कंजम्पशन हो जाती है, दैट विल लीड द इकोनॉमिक वेलफेयर फॉल, इकोनॉमिक वेलफेयर एकदम गिर जाएगी। अब उसका आप वो देख लीजिए डायग्राम, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि ये है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, ये है आपका डेप्रिसिएशन। वहाँ पे हम कंपेयर क्या कर रहे थे, अपना इन्वेस्टमेंट फंक्शन के साथ करना चाह रहे हैं। अभी कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग्स मत करो भाई, कंजम्पशन देखो, तो यहाँ पे आपकी कंजम्पशन या प्रोडक्शन फंक्शन होगी कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका कंजम्पशन होगा। समझते हो ना, वही चीज़ वापसी आ गई हमारी, वाई अपॉन में एल, के अपॉन में एल। ओके जी। वो कहता है जब इन दोनों के स्लोप में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो मेरा जो पॉइंट होगा दैट वुड बी माय
गोल्डन रूल स्टडी स्टेट, ठीक है। अब उसको अरिथमेटिकली प्रूव कैसे किया वो आ जाओ। हमें पता है कंजम्पशन हमारा वो होता है जिसमें हमारी इनकम में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, सेविंग माइनस कर देते हैं, जो हमारा रेस्ट बच जाता है वो हमारा कंजम्पशन होता है। इनकम के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्लोप कौन सा हमारा प्रोडक्शन का, फंक्शन ऑफ कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया डेप्रिसिएशन का, क्योंकि हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना कैपिटल कर रहे हैं, उसका हमारा डेप्रिसिएशन का स्लोप आ गया। ये हमारा स्लोप आ गए। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एफ के माइनस दिस स्लोप। यहाँ पे हमारा स्लोप था, इन दोनों का डिफरेंस जितना होगा वो हमारा कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन इंक्रीज, दिस विल लीड द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट। यहाँ पर अब देख लो स्लोप, और अब ये कब होगा, जब स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमारा स्लोप ऑफ डेप्रिसिएशन के इक्वल होगा। मतलब स्लोप ज़्यादा जब दोनों के सेम होगा ना तो उसमें डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो जी, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी होपफुली। अब हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है। नई चीज़ कहती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कि भाई डायनामिक एडजस्टमेंट इन सोलोज मॉडल। डायनामिक एडजस्टमेंट, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होता ही है सोलो मॉडल का। एज वी नो द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट इज द प्रायर लाइक पॉइंट एनकाउंटर्स प्रायर देन द सोलोज स्टेडी स्टेट। ये कहना चाह रहा है कि आपको पता ही है कि अभी हम पढ़ चुके हैं पहले में कि गोल्डन रूल का जो स्टेडी स्टेट होता है वो पहले आता है एक ग्राफ के हिसाब से rather than the solo steady state, ठीक है। hence let's show how the maintenance of solo steady state होती है, मतलब हमेशा solo steady state कैसे होती है। मान लो आपका ये स्लोप देख रहे हो ना, स्लोप के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो आपका ये कौन सा वाला पॉइंट होगा, गोल्डन रूल ऑफ स्टेडी स्टेट। ये आपका कौन सा आ गया, स्टेडी स्टेट, ठीक है। आप यहाँ पर हो, आप बहुत अच्छा, मैं कह रही हूँ एक होता है ना पीक पॉइंट होता है, बहुत अच्छा आप इससे प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका इकोनॉमी अच्छी जा रही है, ठीक है। बट मोटिवेशन क्या होगी, अच्छा जा रहा है, चल मैं और अपने कैपिटल इंक्रीज करता हूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ जिससे मेरे को और फ़ायदा होगी मोटिवेशन, ठीक है। एज बिकॉज ऑफ आर ग्रीडी साइकोलॉजी हम करेंगे मोटिवेट होंगे इस पॉइंट में आने के। यहाँ पे आने के बाद हम बोलेंगे अरे अब बढ़ाया तो नुकसान शुरू हो जाएगा, दिस विल लीड द स्टेडी स्टेट एज कांस्टेंट। वही चीज़ है, इसको आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए अच्छे से यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश करी है। तो क्या है, ऑल्दो द प्रोडक्शन ओनर और द इकोनॉमी गॉट एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन द कंजम्पशन, बेनिफिट जो 100% करेगा एट द स्टेज ऑफ गोल्डन्स रूल स्टेडी स्टेट, बट remain motivated to spend on capital as the investment is greater than the depreciation curve. Agreed? ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, after crossing the steady state the depreciation would be greater than the investment, leads the demotivation in economy for spending in new capital. Agreed? चलो जी। उसके बाद आ जाता है stability of the equilibrium in the सोलोज मॉडल। क्या है, टेंडेंसी टू रिमेन ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट बाय एक्सपीरियंसिंग ऑफ शॉक्स एंड डिस्टर्बेंस। स्टेबिलिटी रहेगी भैया, शॉक्स आए, डिस्टर्बेंस आए, उसके बाद आपकी क्या होगी कि भैया मैं सोलोज मॉडल में की इक्विलिब्रियम में ही स्टेबल रहूँ, वो चीज़ यहाँ पर आ गई। तो इसी के साथ हम इस वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं यूनिट 3 के लिए।